हेलो बच्चों, क्या हालचाल। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। ये मैं ऐसे क्यों आया, ऐसे जादू से एकदम एकदम जादू से कैसे आया मैं, मतलब ये कैसे हुआ। अभी ठीक है, इधर 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 आप सही है। हम्म अब बढ़िया। क्या हाल है। न्यू टी शर्ट, थैंक यू। थोड़े से पैसे और कलेक्ट हो गए थे तो एक और टी शर्ट खरीद ली। ठीक है, ये वाली महंगी आई है, प्रिंट कराना पड़ गया, पैसा लग गया इस बार। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, आपको भी मिल सकती है ये। यू कैन गेट दिस टी शर्ट फ्रॉम फिजिक्स वाला वेबसाइट ओनली एट 99999999, जस्ट 9,999 रुपीज़। तो दिस इज़ वेरी चीप एज यू कैन सी, है ना। ठीक है ना। और बताओ, कॉन्ग्रेट्स। हाँ, थैंक यू। हैंडसम तो मैं था ही, पैदा ही हैंडसम हुआ था। मैं बताया था ना, मैं जब पैदा हुआ था डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि लड़का हुआ है, डॉक्टर ने बोला हैंडसम हुआ है आपके घर में। तो ऐसा हुआ था। गाली मत दे देना अभी, है ना। हर हर महादेव। गुड नाइट, वेरी गुड नाइट। एक बच्चा कह रहा गुड नाइट। पागल बना होता है। क्या हाल है। बढ़िया, तैयारी चल रही है, रिवीजन चल रहा है। बहुत बढ़िया। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट होने वाला है, एक दो दिन और लगेगा अभी रे ऑप्टिक्स में। ठीक है, टेलीस्कोप पढ़ा रहे हैं। आज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कराएंगे, कल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, और साथ में कल आप लोग को एक टॉपिक और पढ़ा देंगे। डिस्पर्जन का टॉपिक बचा हुआ था, मेरे से एकदम स्लिप हो गया था, मेरे से गलती हो गई भैया, और कुछ बच्चों ने याद दिलाया था। तो एक डिस्पर्जन का टॉपिक बचा हुआ था, वो भी कल हम लोग ले लेंगे। आज टेलीस्कोप पढ़ा रहे हैं आप लोग को, और टेलीस्कोप में सारे न्यूमेरिकल, सारी डेरिवेशन इन डिटेल एकदम बढ़िया से कराएंगे। तो आज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप चलेगा, और कल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, और कल डिस्पर्जन आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो एक दो दिन की क्लास और बची है रे ऑप्टिक्स की। ठीक है, उसके बाद अपन वेव ऑप्टिक्स करेंगे, एंड देन वी विल गो टू मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, अपना सिलेबस बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन मत लो तुम सिलेबस की। आप रिवीजन करो, आप इस चीज़ की टेंशन लो। जैसे मैं देख रहा हूँ मेल पे बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि सर टेस्ट की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, टेस्ट का रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो बेटा आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगला टेस्ट अभी बहुत दूर है, अभी से बैठ जाओ आप रिवाइज करने। करना क्या है आपको, सारे लेक्चर्स थोड़ी ना रिपीट करके देखने हैं। आपने नोट्स बनाए होंगे, अपने नोट्स रिवाइज करिए। नोट्स आपने नहीं बनाए, आपके पास पीडीएफ नोट्स हैं, आप उनको रिवाइज करिए। आप डीबीपी सॉल्व कर लीजिए, आप अपनी एनसीईआरटी किताब से पढ़ लीजिए। पेपर तो बहुत बेसिक आ रहा है, बोर्ड के लेवल का आ रहा है अभी सिर्फ। तो अभी सिर्फ बोर्ड के लेवल की तैयारी करा रहा हूँ मैं, मतलब पेपर के लिए, यहाँ नहीं। पेपर तो आपका सिर्फ बोर्ड के लेवल का है, तो आप बोर्ड की तैयारी करिए अच्छे से। ठीक है, ठीक है, चलें शुरू किया जाए। सेलिब्रेशन किस बात का, अभी किस बात का सेलिब्रेशन, रिजल्ट लेके आओ तब सेलिब्रेशन। आज मैं जोड़ रहा था कि कितना पैसा खर्चा होगा, कि अगर मान लो इस बैच से 100 बच्चे ले आते हैं, 100 नंबर, तो मैं सोचा था कितने ढेर सारे रुपए जाएंगे मेरे। ठीक है, मैं तो मान रहा हूँ 100 बच्चे तो लाएंगे कम से कम। मेरे सामने 3,300, 3,400 ऐसे ही हैं, मतलब अभी तो, है ना। तो यार 100 बच्चे तो कम से कम लाने चाहिए, एटलीस्ट 100 नंबर, है ना। तभी मज़ा आएगा, 100 × 100, मेरी भी जेब खाली होगी, मज़ा आएगा थोड़ा, है ना। शुरू किया जाए, पक्का ना। हाँ, एक बच्चा कह रहा है 50 लाख। खत्म हो जाऊंगा मैं, ऐप बंद करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, है ना, संन्यास लेना पड़ेगा मुझको, बैंकों से लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा मत कराओ मुझे, स्कैम करने पड़ेंगे बड़े बड़े। 50 लाख के लिए तो बहुत बड़ा कोई स्कैम करना पड़ेगा मुझको। ठीक है, यूट्यूब चैनल बेचना पड़ेगा किसी को जाके, वो खड़े भी हैं खरीदने के लिए। वो हाथ बढ़ा के खड़े भी रहते हैं हमेशा, आओ बेचना है, आ जाओ, आ जाओ। है ना, तो ऐसा कुछ करना पड़ जाएगा, ऐसा मत करवाओ। चलें पढ़ाएं, स्टार्ट करें। बातचीत हो गई है, बढ़िया से रिवीजन करो। और देखो अब सुनो, अब यहाँ से स्ट्रैटेजी अपनी ये रखना, पुराने टॉपिक्स आप रिवाइज करो, और इन टॉपिक्स को मेरे साथ स्ट्रॉन्ग करते चलो। रे ऑप्टिक्स पूरा पूरा यही कंप्लीट करते चलो। बाकी मैं आपका क्या कराने वाला हूँ, मैं आपके रिव्यू टेस्ट भी अब कराने वाला हूँ, जिसमें कंबाइंड सिलेबस आएगा। तो वो शेड्यूल में नहीं है, अनाउंस करेंगे, लगाएंगे उसको, आपको इन्फॉर्म करेंगे, जिसमें आपके 3-3 चैप्टर्स आएंगे। इस तरह के भी टेस्ट अभी हम आपके कंडक्ट कराना भी स्टार्ट करेंगे। टेस्ट ही वो चीज़ है बेटा जो आपको 100 आउट ऑफ 100 लेके जाएगा। टेस्ट ही वही चीज़ है जिससे आपके नंबर फाइनली इंक्रीज करेंगे। शुरू किया जाए, 1 2 3 लेट्स गो। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, बढ़िया एकदम।
So I welcome all of you to the Super Lakshya batch for class 12 boards, JEE Mains and NEET। और अभी हम पढ़ रहे हैं अपना खूबसूरत सा चैप्टर रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में माइक्रोस्कोप को इन डिटेल पढ़ने के बाद सिंपल माइक्रोस्कोप पे एक लेक्चर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे एक लेक्चर, विजुअल एंगल समझ गए, मैग्निफिकेशन समझ गए, उस पर हर तरह के न्यूमेरिकल कर लिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों टेलीस्कोप। काफी कुछ सिमिलैरिटी दिखेगी और काफी कुछ डिफरेंस भी दिखेगा। इसका भी रे डायग्राम हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, एकदम डिटेल में जाके समझेंगे। इसका मैग्निफिकेशन समझेंगे, इसके भी न्यूमेरिकल करेंगे। अब टेलीस्कोप भी बच्चों ब्रॉडली देखोगे तो दो तरह के होंगे, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो आज मैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ाऊंगा, थोड़ा छोटा लेक्चर होगा ये, नहीं डेफिनेटली छोटा सा लेक्चर होगा। आज आपको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ाऊंगा और कल आपको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, और कल आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली कल आपका रे ऑप्टिक्स आई थिंक रैप अप हो जाएगा। शुरू किया जाए। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा ऐप फिजिक्स वाला, और ये है आपका खूबसूरत सा बैच लक्ष्य। बेटा आज की डीपीपी थोड़ा सा लेक्चर के बाद आएगी। आज भी डीपीपी है टेलीस्कोप की, कल डीपीपी थी आपकी माइक्रोस्कोप की, है ना, कल नहीं परसों। तो आज डीपीपी टेलीस्कोप की आपको मिलेगी। उसमें 8 सवाल हैं टेलीस्कोप के, बहुत ज्यादा नहीं है, 8 क्वेश्चंस हैं टेलीस्कोप के, और रिवीजन क्वेश्चन है। अब किसके रिवीजन क्वेश्चन दे रहा हूं मैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी के, जो कि आपका अपकमिंग टेस्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके रिवीजन क्वेश्चन है और 8 क्वेश्चंस टेलीस्कोप के हैं। ठीक है, आज डीपीपी थोड़ी सी लेट आएगी आफ्टर द लेक्चर, है ना, मे बी 30 मिनट्स और 25 मिनट्स, या मे बी हो सकता हो 35 मिनट्स, थोड़ा सा डिले हो सकती है, मैं लगा दूंगा, मुझे खुद लगाना है। ठीक है, शुरू करें। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा ऐप फिजिक्स वाला। सर ये तो बोल चुके हो, तो क्या हुआ, ऐप तो है ना ब्यूटीफुल। चलो भाई, क्या भाई टुडेज गोल इज टेलीस्कोप, और आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। बेटा टेलीस्कोप क्या होता है वो देखें। टेलीस्कोप, a telescope is an optical instrument which help us to see distant objects clearly। बेटा माइक्रोस्कोप क्या करता था? माइक्रोस्कोप पास के ही ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता था। माइक्रोस्कोप का काम क्या था कि हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट हैं उन्हीं को मैग्नीफाई करना, आसपास के जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं उन्हीं को बड़ा करना। टेलीस्कोप किस लिए यूज होता है? कि जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज आंखों के पास लाके बना देना, बस इतना ही तो काम है। भाई कोई चीज आपको बहुत दूर दिख रही है, चांद हो गया, है ना, आपको बहुत दूर दिख रहा है, सर मेरा चांद तो मेरे पास है, वो वाला नहीं, ठीक है, ये वाला कब साफ, ये सब बातें नहीं, ठीक। हाँ, तो जैसे चांद हो गया, ठीक है, चांद बहुत दूर है, तो चांद की एक इमेज आपके आंखों के एकदम पास आके बन जाए तो आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा। ये काम कौन करता है? टेलीस्कोप, है ना। टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मतलब बेसिकली बच्चों टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहां पे होता है? आई नीड अ रिप्लाई। टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहां पे होता है? एक बच्चा पूछ रहा है बोर्ड एग्जाम कब होगा। नहीं करा रहे बेटा, इसे हमने कैंसिल करा दिया, बोर्ड एग्जाम डन है, एकदम डन है, इस बार कैंसिल करा रहे हैं। ठीक है, हेलो, हाँ एनटीए फिजिक्स वाला बोल रहा हूँ, हाँ कैंसिल बोर्ड, कैंसिल नीट। क्या मतलब है कौन फिजिक्स वाला? फिजिक्स वाला अलक पांडे हैं, चंकी पांडे नहीं, अलक पांडे। कैंसिल नीट, कैंसिल बोर्ड, कैंसिल एवरी एग्जाम्स। ओके डन है ये। हाँ बच्चे बोल रहे हैं, सामने एक बच्चा कमेंट करके बोला है बोर्ड नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ क्या क्या कॉल होल्ड पे क्यों लगा दिया? हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ होल्ड पे नहीं लगाया था, इज्जत कर रहे थे, ठीक है, बोल रहे थे कि हाँ कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो बोर्ड इस बार कैंसिल है, ठीक है, डन। चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ऐसे बंद कर दे लेक्चर भी, हाँ ठीक है। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए टेलीस्कोप यूज करते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट कहां होता है? टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है। ये तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है यार, ये तो बढ़िया कॉन्सेप्ट था। माइक्रोस्कोप में तो ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पे होता भी था, यहां तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ याद है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूओ, वीओ, यूई, वीई ये सब होता था कि नहीं? यूओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। यहां ऑब्जेक्ट कहां होता है? इन्फिनिटी पे, इन 90% केसेस, नॉट ऑलवेज, 90% केसेस में ऑब्जेक्ट कहां होता है बेटा? इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, हमेशा नहीं। अब जैसे ना एक होता है आपका टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भी होता है जो अर्थली ऑब्जेक्ट्स को देखने के इस्तेमाल होता है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर के ऑब्जेक्ट देख रहे हो,
पर 90% टाइम्स आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, 90% टाइम्स ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे। नॉट ऑलवेज, मैंने बोला ना कभी कभी टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप होता है जिससे हम अर्थली ऑब्जेक्ट को भी देखते हैं। 10% क्या है बताया, तो 10% ये होता है कि हम लोग अर्थ के ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। 10% ये भी हो सकता है कि आपको यहां से चांद का डिस्टेंस बता दे। भाई कहने को इनफाइनाइट है बट एक्चुअल में तो डिफाइंड है ना, तो क्या पता सवाल में आपको डिस्टेंस बता दे। तो इस तरह के सवाल भी बन सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। बेटा कितने तरह के टेलीस्कोप्स होते हैं हमारे पास, देखो ब्रॉडली देखो तो दो तरह के हैं। एक है अपना कौन सा, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एक है अपना कौन सा, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है बेटा, कौन सा इन डिटेल पढ़ना होता है हमको, ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ये हमको इन डिटेल पढ़ना होता है। क्या डिफरेंस होगा दोनों में, नाम से ही समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस होगा भाई। रिफ्रैक्टिंग में रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन किसमें होता है, कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, लेंस में। तो बेटा ये किससे बनता है, पेयर ऑफ लेंस से बनता है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप किससे बनता है, पेयर ऑफ लेंस से बनता है। ठीक है, दो कॉन्वेक्स लेंस लिए जाते हैं जनरली। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप किससे बनेगा बजाय, रिफ्लेक्शन कहां होगा, मिरर में होगा। तो ये बनता है पेयर ऑफ मिरर से। ठीक है, तो आप मिरर्स के हेल्प से भी टेलीस्कोप बना सकते हो और लेंसेज के हेल्प से भी बना सकते हो। कौन सा बेटर होता है अगर आप ये पूछोगे तो डेफिनेटली रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के काफी सारे एडवांटेजेस हैं ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। बट इसको हम लोग काफी ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, ये हम लोग के सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है। इसकी स्टडी हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जस्ट जनरल ओवरव्यू ले लेंगे कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, हमें डिटेल में क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब बेटा ऐसा नहीं है कि यहीं पे क्लासिफिकेशन खत्म, फर्दर भी क्लासिफाई किए गए हैं। टेलीस्कोप दो तरह के, एक रिफ्रैक्शन वाले, एक रिफ्लेक्शन वाले। यहां रिफ्रैक्शन में क्या, रिफ्रैक्शन होगा, लेंसेज होंगे। रिफ्लेक्शन में क्या, रिफ्लेक्शन होगा, मिरर्स होंगे। ठीक है, अब इसके बाद भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो रखा है कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप दो तरह के हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब बेटा इसका नाम ही बता रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज होगा, है ना। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग इससे सेलेस्टियल बॉडी को देखते हैं, चांद वगैरह को देखेंगे, एस्टेरॉइड वगैरह देखेंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का क्या काम होगा, सेलेस्टियल बॉडी को देखने का काम होगा। ठीक है, क्या यूज होता है इसका, सेलेस्टियल बॉडी के लिए यूज होता है। दूसरी बात बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जो फाइनल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है ना। फाइनल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। अब एक बात बताओ, टेलीस्कोप से फाइनल इमेज इन्वर्टेड बन रही है, इससे कोई प्रॉब्लम होगी या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, व्हाट डू यू थिंक। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टाइप का है, फाइनल इमेज इन्वर्टेड बन रही है, इससे कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। नहीं होती। जनरली जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। अब चांद ऐसा है, आपको ऐसा दिखे, उल्टा हो के आपको क्या फर्क पड़ता है ना। वहां कोई हेड और टेल तो होता नहीं है ना। जनरली जितने भी आपके ये सेलेस्टियल बॉडीज हैं, चांद हो गया, एस्ट्रॉइड हो गया, वो पलट कर उल्टा दिखे तो इससे हमें कोई इशू नहीं होता है। वैसे बहुत ही छोटी सी मेहनत करनी होती है, इसके बाद उठा के एक कॉन्वेक्स लेंस और लगा दो, अब इमेज को वापस इन्वर्ट कर दो तो इन्वर्टेड की क्या हो जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी, है ना। जो भी फाइनल इमेज बनी है उसके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस और लगा दो, वापस वो रियल इन्वर्टेड इमेज बना देगा, आपके लिए सीधी हो जाएगी। बट जनरली जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है कैसी इमेज बनाता है, फाइनल इमेज इन्वर्टेड बनाता है और सेलेस्टियल बॉडी की इमेज बनाता है। बेटा ये हमें इन डिटेल पढ़ना है सबसे ज्यादा। ठीक है, टेलीस्कोप के अंदर हम लोग को यही चीज बहुत डिटेल में पढ़नी है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसका रे डायग्राम भी आ सकता है एग्जाम में, इसकी डेरिवेशन भी आ सकती है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। क्लियर। इसके बाद है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। बेटा इसका क्या यूज होता है, ये अर्थली ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, है ना। टेरेस्ट्रियल मतलब हम लोग अपने अर्थ के लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं इसको, अर्थली ऑब्जेक्ट्स के लिए। अर्थली ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब जैसे तुम लोगों ने देखा होगा बाहुबली मूवी में, नहीं देखा था, बड़ा सा टेलीस्कोप था उसके पास, है ना, किसके पास, भल्ला के पास। तो भल्ला को नहीं देखा, बाहुबली देखी नहीं, उसमें भल्ला होता है, ऐसे एक टेलीस्कोप से देखता है कि आर्मी कैसे आ रही है।
अब एक बात बताओ, जो अर्थ वाला टेलीस्कोप है, अब भल्ला पूरी सेना को ऐसे उल्टा होके तो नहीं देख सकता, उसको तो नहीं मजा आएगा ना, वो तो सीधा देखना चाहेगा, है ना। हाँ, दूरबीन, दूरबीन थी, है ना, वो तो क्या चाहेगा, उसको सीधा देखना चाहेगा। तो बेटा ये जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है ये फाइनल इमेज इरेक्ट बनाता है, फाइनल इमेज कैसी बताता है, इरेक्ट। तो ये डिफरेंस है एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में। बेटा ये हम लोग को नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, ठीक है, ये हमारे किसी भी सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग कोई स्टडी नहीं करेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो स्पेस के ऑब्जेक्ट जिसे हम देखेंगे, बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जिससे हम लोग देखेंगे, इनफाइनाइट दूर वाले डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देखेंगे, और उसकी इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसे बनाता है बेटा, विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ लेंस, दोनों कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, बेटा ये भी दो तरह के हैं, एक न्यूटोनियन टेलीस्कोप है, एक कैसेग्रियन टेलीस्कोप है। पहले ये बना था, है ना, ये बहुत ही पहले बना था, 1660 वाट के आसपास का है, मतलब वन ऑफ द वेरी अर्ली टेलीस्कोप है ये, है ना, 1660 वाट के आसपास का न्यूटोनियन टेलीस्कोप। इसके बाद कैसेग्रियन टेलीस्कोप। इनमें क्या डिफरेंस होता है बेटा, दोनों ही यूज करते हैं पेयर ऑफ मिरर्स को, दोनों की है अंदर एक कॉनकेव मिरर होता है, दोनों के पास एक कॉनकेव मिरर होता है, दूसरे मिरर में डिफर करते हैं। जैसे न्यूटोनियन टेलीस्कोप क्या यूज करता है बेटा, ये यूज करता है अ प्लेन मिरर एंड अ कॉनकेव मिरर। एक्चुअली में प्योर कॉनकेव भी नहीं होता, वो पैराबोलॉइडल मिरर होता है, कॉनकेव शेप भी नहीं, वो पैराबोलिक शेप का मिरर होता है, पैराबोलाइडियल मिरर बोलते हैं उसको, ठीक है। और कैसेग्रियन टेलीस्कोप क्या यूज करता है बेटा, अ कॉन्वेक्स मिरर एंड अ कॉनकेव मिरर, ठीक। ये डिफरेंस है दो हमारे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में। इरेक्ट तो वर्चुअल होती है, हाँ बिल्कुल। हाँ, इसमें से बोर्ड में क्या है और क्या चीज आती है बेटा, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये सबसे ज्यादा आती है। क्लियर, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलिए स्टार्ट करें, हबल टेलीस्कोप नहीं, यहां से स्टार्ट करें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से। चलो इस पे स्टार्ट करते हैं, हम लोग इस पे फोकस करना है। रिफ्रैक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग में लेंसेज, रिफ्लेक्टिंग में मिरर। यहाँ पे दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, यहाँ पे दो मिरर, एक तो होता है अपना कॉनकेव मिरर और दूसरा प्लेन मिरर हो सकता है या कॉन्वेक्स मिरर होता है। न्यूटोनियन में प्लेन, कैसेग्रियन में कॉन्वेक्स। और यहाँ पे बेटा क्या होते हैं, पेयर ऑफ लेंसेज ही होते हैं। बेसिकली अगर तुम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को देखो तो इसमें तीन लेंसेज होते हैं, इसमें पेयर ऑफ, इसमें तीन लेंसेज होते हैं इसके अंदर। एक आखिरी लेंस होता है जो इमेज को सीधा भी कर देता है, ये कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, अर्थली ऑब्जेक्ट के लिए सेलेस्टियल बॉडी की इन्वर्टेड इमेज। चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नीफाइंग पावर, चलो ये अच्छा एक सवाल है, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, चलो आप बताओ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कैसे, और कोशिश करते हैं लिखने की। m इज इक्वल्स टू विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज, और नीचे विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट। बोलो सही है, बोलो सही है, बोलो सही है कि कुछ गलती है, बोलो सही है कि कुछ मिस्टेक है इसमें, क्या लग रहा है, सही है कि कुछ गलती है, गलत है, क्या डिफरेंस है, क्या मिस्टेक है। ये विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चा, केप्ट एट डी, है ना, केप्ट एट डी, है ना, केप्ट एट डी। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया रिवीजन कर रहे हो आप लोग, बट यहाँ पे ये चीज नहीं होती, केप्ट एट डी बहुत ही लॉजिकल है। आप चांद को 25 सेंटीमीटर पे कैसे रखोगे, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज,
अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। आप चांद को लाकर डी पे कैसे रखोगे? आप चांद को लाके 25 सेंटीमीटर प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप विजुअल एंगल कैसे, और चांद को अगर 25 सेंटीमीटर में रखोगे तो बेटा एंगल 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। जरा सोचो, जरा सोचो, 25 सेंटीमीटर, इतना 25 सेंटीमीटर कितना, सोचो जरा इस बात को। क्या इन्फिनिटी? इन्फिनिटी पे, हाँ जहां है वहीं विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट केप्ट एट, कुछ नहीं, सीधा जहां है वहीं से। देखो क्या है, 25 सेंटीमीटर पे अगर चांद रख दिया मैंने, 25 सेंटीमीटर ये यहां पे अगर चांद रख दिया तो मैं पूरा चांद कैसे देखूंगा? ऐसे आंख उठाऊंगा, ऐसे कितना एंगल हो जाएगा? अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा बेटा। इसे सीधा देखना पड़ेगा, इसे चांद सोचो एकदम सामने रखा है, ऐसे देख रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है। और चांद 2D थोड़ी ना है, चांद तो स्फेरिकल है, ऐसे देख रहे हैं खत्म ही, कहाँ है चांद समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगेगा कि आप छाया में खड़े हो किसी चीज के, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए यहां पे बच्चों ये केप्ट एट डी, मैं ऐसी कटर रहने देता हूं, केप्ट एट डी पॉसिबल नहीं है। विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट, और इसी को हम लोग इस टाइम क्या बोल देते हैं? बीटा बटे अल्फा। कौन सा मैग्निफिकेशन है ये? ऑफ कोर्स एंगुलर मैग्निफिकेशन, या इसको मैग्नीफाइंग पावर भी बोलते हैं। आ जाओ इसका रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक्चुअल पोजीशन जहां है ऑब्जेक्ट वहीं से। जैसे एक बार चांद को अपने घर से देख लिया भाई, चांद छुपा बादल में, एक बार यहीं से देख लिया क्या एंगल बन रहा है। एक बार टेलीस्कोप से देख लिया क्या एंगल बन रहा है भाई, टेलीस्कोप से देखा बड़ा एंगल बनने लगा, तो पास से देखा इसे दिख जाता है चांद, छोटा सा एंगल बन गया। पास से देखा इसे दिख गया 5 डिग्री, टेलीस्कोप से देखा 10 डिग्री हो गया, टेलीस्कोप से देखा अपन 50 डिग्री हो गया, इससे 10 गुना बढ़ गया साइज। टेलीस्कोप से देखा ऐसे 80 डिग्री हो गया। समझ आ रहा है? तो क्या हुआ, टेलीस्कोप क्या करेगा, इसी चांद की करता क्या टेलीस्कोप, देखो चांद इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसको मैग्नीफाई नहीं करना होता है। बात समझो, टेलीस्कोप का काम मैग्नीफाई करना है ही नहीं, टेलीस्कोप का काम है दूर की चीज को पास ला के रख दो, अपने आप मैग्नीफाई हो जाएगी, विजुअल एंगल बढ़ा देगा। समझ रहे? तो उस चीज की इमेज एकदम पास में लाके बना देता है, विजुअल एंगल आपका बड़ा हो जाता है। फील आई इस बात की? चांद की इमेज एकदम पास में बना दिया, अब आपको उसको बड़ा करके आप देखोगे। क्लियर? आ जाओ बेटा, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। आ जाओ बेटा, ये है हमारे पास टेलीस्कोप। कौन सा टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं हम लोग बेटा? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसमें 2 लेंसेज होते हैं, 2 कॉन्वेक्स लेंस, जैसे माइक्रोस्कोप में थे। अच्छा, माइक्रोस्कोप में आपको याद होगा कि ऑब्जेक्टिव छोटा था, आईपीस बड़ा था। ऑब्जेक्टिव छोटा था, आईपीस रिलेटिवली बड़ा था, मतलब इसके रिलेटिव में आईपीस थोड़ा सा बड़ा था, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, इसके रिलेटिव में बड़ा था। यहां उल्टा हो गया, यहां ऑब्जेक्टिव बड़ा है, आईपीस छोटा है। अब इसका क्या रीजन है, ऐसा क्यों करते हैं, आओ देखते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। ये ऑब्जेक्टिव है अपना, ये क्या है? एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी लार्ज फोकल लेंथ है और जिसका लार्ज अपर्चर है। अपर्चर मतलब इसका साइज बड़ा सा है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों किया? एंड इट फेसेस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव किसको फेस करता है? ऑब्जेक्ट को। आईपीस किसको फेस करता है? आई को। अच्छा, कैसा लिया हम लोग ने? लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों हम लोग? ताकि बेटा इसका साइज बड़ा रहे। उससे क्या होगा? अब देखो, चांद हमसे बहुत दूर है, चांद से जो रेज आ रही हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ पे हर जगह। ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी रेज वो लेंस के लिए ही निकाल रहा है, वो पूरे अर्थ के लिए रेज दे रहा है, वो भी अपनी नहीं देता, सन की रिफ्लेक्टेड देता है। ठीक है, अगर आपको चांद की इमेज बनानी है तो आपको ढेर सारी रेज चाहिए होंगी, है ना। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, वहां से रेज एकदम कंसंट्रेट होके इसके ऊपर नहीं आ रही है। अगर आपको उसकी इमेज की अच्छी इंटेंसिटी चाहिए, है ना, इफ यू वांट इमेज ऑफ हाई इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी, ऐसे समझ सकते हो, मतलब दिखाई पड़े, हाई इंटेंसिटी, then if you want image of high intensity, then you need
you need large number of rays या इंसिडेंट रेज। बेटा जब ढेर सारी इंसिडेंट रेज आप कलेक्ट करोगे तभी तो इनकमिंग लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ढेर सारी रेज आएंगी तभी तो इमेज की इंटेंसिटी ज्यादा बनेगी, वरना बहुत हल्की सी इमेज बनेगी, धुंधली सी एकदम, है ना। पता चला आप रेज ही नहीं कलेक्ट कर पाए। इसीलिए बेटा ऑब्जेक्टिव का साइज हम बड़ा रखते हैं, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा होता है, फोकल लेंथ अपने आप बड़ी हो गई इस वजह से। अब ये बड़ा होने की वजह से क्या होता है, इट कैन कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ रेज, है ना। लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर टू कलेक्ट लार्ज नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से ढेर सारी रेस कलेक्ट करे और एक हाई इंटेंसिटी की इमेज बनाए। अभी मान लो ये 2 ही रे कलेक्ट कर पाता है, छोटा सा होता है, इसमें से भाई चांद से रेज आई, सब अगल बगल से निकल गई, इसमें से 2 ही रह गई, तो इतनी बढ़िया इंटेंस इमेज नहीं बना पाता। जब ज्यादा नंबर ऑफ रेज पास करेंगी तो इमेज की इंटेंसिटी ज्यादा, भाई ज्यादा नंबर ऑफ रेज मतलब ज्यादा एनर्जी कैरी करके आ रही है। ऐसे मान लो हर रे जैसे 1 जूल ला रही है तो 2 रेस पास की तो 2 जूल गई, है ना। वहीं पे अगर 100 रेस पास कर गई तो 100 जूल की एनर्जी गई, तो इमेज की ब्राइटनेस बढ़ जाती है ना। इफ यू वांट इमेज ऑफ हाई इंटेंसिटी मतलब ब्राइट, अगर आपको ब्राइट इमेज देखनी है, ऐसा ना हो एकदम धुंधली सी बन रही है, डल सी, तो आपको ज्यादा रेस चाहिए होती है। इसी के लिए ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा रखते हैं, जो कि एक प्रॉब्लम भी है, भाई इतना बड़ा लेंस बनाने में खर्चा होगा, पैसा जाएगा। दूसरा, इतना बड़ा लेंस मैन्युफैक्चर करना मुश्किल है, मतलब एक तो पैसे के एंड पे मुश्किल है, दूसरा इसको हैंडल करना मुश्किल है। भाई लेंस एक डेलिकेट मटेरियल है, इतना बड़ा आप लेंस बनाओगे, इतनी डेलिकेट चीज, तो उसमें ऑपरेशनल चैलेंजेस आएंगे। तीसरा बेटा इसको हैंडल करना भी दिक्कत है ना? इतना बड़ा लेंस बनाया, अब टेलीस्कोप से इधर से उधर लेके जाना है, तो ऑब्जेक्टिव का बड़ा साइज होना नेसेसरी तो है बट टेंशन भी देता है ना। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव बड़ा तो होना चाहिए ताकि इट कैन कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ रे, पर इससे टेंशन भी बढ़ती जा रही है। क्या क्या टेंशन हो रही है? पहली तो पैसा, कॉस्टली है भाई, है ना, ज्यादा मटेरियल लगाओगे, बड़ी चीज बनाओगे, पैसा लगेगा। दूसरा बेटा ये डेलिकेट है, इसको इधर से उधर ले जाना दिक्कत है ना, इसकी मोबिलिटी खराब रहेगी, इधर उधर से ले जाने में भाई इशू होगा। तीसरी चीज बेटा मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस होंगे, है ना, इतनी बड़ी चीज को बनाना, इसका फोकल लेंथ एकदम सही रखना, है ना। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट बनाओगे उतना टेंशन होगा, उतनी ज्यादा चांसेस है अलग अलग जगह पे एरर होने की। चौथी बेटा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है स्फेरिकल एब्रिएशन की। किस चीज की? स्फेरिकल एब्रिएशन की। किस चीज की? स्फेरिकल एब्रिएशन की। ये भी एक दिक्कत आती है। अब ये क्या है बेटा? क्या होता है कि लेंस जितना बड़ा होता है वो रेस को कन्वर्ज नहीं कर पाता एक जगह पर, वो रेस को अलग जगह पर कन्वर्ज करने लगता है। लेंस जितना बड़ा होगा, स्फेरिकल एब्रिएशन है, मतलब एक एरर है इसके अंदर, इसके स्फेरिकल शेप की वजह से लेंस के अंदर एक एरर है। एरर क्या है कि अलग अलग रेस को ये अलग अलग जगह पे कन्वर्ज करेगा, यानी ढेर सारी इमेज बना देगा, है ना। क्या होगा? जैसे मान लो ऐसे स्फेरिकल एब्रिएशन भी एक प्रॉब्लम होती है। कल बात करेंगे इसके बारे में, जब बताएंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। इसी के बाद तभी तो क्या आया, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के क्या है? कुछ डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से रिफ्लेक्टिंग बनाना पड़ा। तो इसके डिसएडवांटेज क्या क्या बताया मैंने? पहला, भाई महंगा पड़ रहा है, कॉस्टली। दूसरा, डेलिकेट है। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस हैं। चौथा, मोबिलिटी। पांचवा या चौथा इसी को ले लो, स्फेरिकल एब्रिएशन, कि एक से ज्यादा इमेजेस बनाने लगता है। जो पैरेलल रेज आएंगी, इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आएंगी, भाई ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे ही होगा, बहुत दूर होगा, तो जो पैरेलल रेज आती हैं वो किसी एक जगह पे कन्वर्ज नहीं होती, वो कई जगह पे कन्वर्ज होती है। ये हर लेंस की प्रॉब्लम होती है, ये मैंने आपसे स्टार्टिंग से छुपा के रखा आज तक ये राज, ठीक है। ये हर लेंस की प्रॉब्लम है, पर जितना बड़ा लेंस का साइज, ये प्रॉब्लम उतनी बढ़ती जाती है। जितना बड़ा लेंस का साइज लोगे ये प्रॉब्लम उतनी बढ़ती जाएगी। कुछ रेज आएंगी यहां से बेटा, यहां कन्वर्ज होंगी, कुछ रेज आएंगी बेटा यहां कन्वर्ज होंगी, है ना, ऐसी प्रॉब्लम होती है। जो पैराक्सियल रेज होती हैं वो दूर कन्वर्ज होती हैं, और जो मार्जिनल रेज होती हैं, मार्जिनल मतलब जो ये वाली रेज, मार्जिनल जो मार्जिन पे आ रही हैं, वो पास में कन्वर्ज होती हैं। पैराक्सियल रे दूर कन्वर्ज होती हैं। तो इसको बोलते हैं क्या? स्फेरिकल एब्रिएशन।
समझ में आई बात? तो जितना बड़ा लेंस होता है स्फेरिकल एब्रिएशन भी बढ़ता जाता है। अब ये नेसेसरी भी है इसका साइज बड़ा करना, सो दैट यू कैन कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ रेस। और प्रॉब्लम भी है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे हम रिफ्लेक्टिंग पढ़ेंगे। अभी मैंने काफी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे दी कि ऑब्जेक्टिव बड़ा क्यों होता है ना, ऑब्जेक्टिव बड़ा क्यों होता है, क्लियर? अच्छा, आईपीस छोटा रखते हैं हम लोग, है ना। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, इट फेसेस द आई, ये आई से। अब बेटा ये छोटा नहीं होता, अब होता क्या है कि ये इतना बड़ा रखना पड़ता है ना रेस कलेक्ट करने के लिए कि इसके सामने दूसरा लेंस कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्फेरिकल एब्रेशन थोड़ा सा मैंने हिंट दिया आपको, हल्का फुल्का समझ में आया होगा। ठीक है, पीछे जगह है क्या? यहाँ साइड में बता दूं थोड़ा सा। दो तरह की रेस देखो, एक है पैराएक्सियल जो एक्सिस के पास है, ये पैराएक्सियल रेस बेटा ये दूर कन्वर्ज होती हैं जाके यहां, है ना, ये इनका फोकस है, फोकस ऑफ पैराएक्सियल रेस। कौन सी रे? और एक होती है बेटा मार्जिनल रे, जो मार्जिन पे आती हैं, ये और ये बेटा जल्दी कन्वर्ज हो जाती हैं यहां पे, ये फोकस ऑफ मार्जिनल रेस। तो क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ इमेजेस बना, ये हर लेंस की प्रॉब्लम है। शुरुआत से मैंने ही आपके लेंस की ये कमी मैंने आपसे छुपा के रखी थी, ये हर लेंस की प्रॉब्लम है, और जितना साइज बड़ा करते हो ये प्रॉब्लम उतनी बढ़ती जाती है। दिस इज फोकस ऑफ मार्जिनल रेस। तो बड़ा लेंस यूज करने का ये भी एक इशू है कि वो बहुत सारी इमेज बनाएगा। पैरेलल रेस जो एकदम एक्सिस के पास होंगी उनकी इमेज आगे बनेगी, जो एक्सिस से दूर होंगी उनकी इमेज यहाँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही जगह इमेज, बहुत सी इमेज बनेगी। जो रेस थोड़ी और इधर है उनकी बीच में, जो यहाँ है उनकी यहाँ इमेज, जो यहाँ है उनकी यहाँ, तो यहाँ नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएंगी। और कोई भी इमेज बहुत ब्राइट नहीं बनेगी, रेस क्या हो गई, डिवाइड हो गई। 100 रेज आ रही थी, दो ने यहाँ इमेज बनाई, दो ने यहाँ बनाई, दो ने कहीं और, तो ढेर सारी नंबर ऑफ इमेजेस और धुंधली इमेजेस दिखेंगी आपको, एक के पीछे एक, ये भी इमेज, ये भी इमेज, ये भी इमेज। तो ये सारे इश्यूज होते हैं लार्ज लेंस के। ठीक है, बड़ा लेंस लेने का ये सारा इश्यूज है। ठीक है, बट लेना भी पड़ेगा क्योंकि अपन को ढेर सारी लाइट कलेक्ट करनी है। तो इसी को सॉल्व करता है आगे कौन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो इसके बारे में फिर से फ्यूचर में बात करेंगे जब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब टॉपिक पे आते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या करना है, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को देखना है। हाथ में क्या है हमारे, दो लेंसेज हैं, एक है ऑब्जेक्टिव, एक है आईपीस। ये ऑब्जेक्ट की तरफ, वो आई की तरफ। आ जाओ इसकी वर्किंग देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। दो लेंस बनाते हैं बेटा, यहां बना लेते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये बन गया ऑब्जेक्टिव लेंस। और यहां बना लेते हैं आईपीस छोटा सा, ये बन गया आईपीस। रेज कहां से आएंगी बेटा, इन्फिनिटी से आएंगी। इन्फिनिटी से कैसी रेज आती हैं, इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आएंगी। अच्छा, क्या पैरेलल रेज इसके एक्सिस के भी पैरेलल होंगी, पता नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हैं। इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं क्या वो एक्सिस के भी पैरेलल होती हैं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इन्फिनिटी से जो रेज आती हो सकता हो एक्सिस के पैरेलल हो सकता हो यूं पैरेलल आए, बस आपस में पैरेलल होती है, ये गारंटी होती है। पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी, यही तो बोला जाता है। तो इन्फिनिटी से जो रेज आएंगी वो पैरेलल होंगी आपस में। अब उसका सबसे अच्छा केस अगर उठाओगे तो वो एक्सिस के भी पैरेलल होती हैं, अदरवाइज सिर्फ पैरेलल होंगी। तो बेटा एक बात बताओ, पैरेलल रेज कहां मिलती हैं, सही आंसर आना चाहिए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। पैरेलल रेज कहां मिलती हैं, एमपी बोर्ड रे ऑप्टिक्स कट, बधाई हो बेटा एमपी बोर्ड वालों को। पैरेलल रेज कहां मिलती हैं, एक बच्चा कह रहा है हम टेलीस्कोप टेढ़ा कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, फोकस पे नहीं बेटा, ना 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 मुन्ना ना, गलत पढ़ाया है मैंने, तो ये नहीं पढ़ाया। सिर्फ पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, सिर्फ पैरेलल हैं तो कहां मिलेंगी, आपस में पैरेलल हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं या नहीं पता नहीं, आपस में पैरेलल हैं तो कहां मिलेंगी, आपस में पैरेलल है तो कहां मिलेंगी, फोकल प्लेन में मिलती हैं।
और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होती हैं तब फोकस में मिलती हैं। याद आया? आपस में पैरेलल हैं तो कहां मिलेंगी? फोकल प्लेन में मिलेंगी। और साथ में प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो जाए तो फोकस में मिलती हैं। तो हम मानते हैं कि आपस में पैरेलल है। ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। चलो बेटा, दो रेज लेके आते हैं। एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया यूं, एक रे इंफिनिटी से आई, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई यूं, और एक रे हम पैरेलल लेके आएंगे यूं। ठीक है, इसका फोकस कहां है? ऑब्जेक्टिव का यहां बना लूं, यहां मान लेते हैं। चलो इस जगह पे मान लिया। फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। एक रे यूं गई, एक रे यूं आई पैरेलल, ये दोनों यहां पे मीट कर गई। ठीक, ये मीट कर गई। कहां मीट की? फोकस के नीचे। फोकस के नीचे क्या चीज है बेटा? फोकल प्लेन पे मीट कर गई। फोकस के नीचे क्या चीज है? फोकल प्लेन। फोकल प्लेन पे दोनों रेज मीट कर गई। ठीक है ना? अच्छा, इस लेंस की साइज थोड़ी बढ़ाएं वरना इसमें रेज ही नहीं जाएगी। ये अपना हाँ, ये बन गई इसकी इमेज। चलो अब ये कहां से आई है बेटा? इन्फिनिटी से आई है। कहां पे इमेज बनाई है? फोकल प्लेन में बनाई है। ये अपना आईपीस है। अब आईपीस के लिए ये कैसे एक्ट करेगी? अब आईपीस के लिए ये कैसे एक्ट करेगा? एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। इसको बोल देते हैं चलो ए डैश और बी डैश। इन्फिनिटी से कहीं से इमेज आई है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बना लेते हैं। देखो इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट पता है कैसे बनाते हैं? ऐसे ऐसे बनाते हैं, डॉट 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 करके, ऐसे ब्रेक हुआ सा। ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, नाम है ए बी। कैसी इमेज बनी है? रियल इन्वर्टेड। ठीक है, मैग्नीफाइड तो होगी नहीं, ऑफकोर्स डिमिनिश्ड ही होगी। हाँ, ए डैश बी डैश इसकी इमेज बन गई, उल्टी बनी। ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था। अब बेटा यहां हम मान लेते हैं कि जो इमेज बनी है, बस मान ले रहे हैं कि जो इमेज बनी है ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है। कहां पे है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है। तो क्या होगा? एक रे पैरेलल लेके आएंगे, कहां से पास करेगी? इसके फोकस से। और एक कहां से पास कराएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से, है ना? आगे भी तो इमेज बनानी है, दूसरे कलर की रे यूज करते हैं। आगे भी तो रे बनानी है। एक रे पास करा दी ऑप्टिकल सेंटर से, और एक रे यूं गई, कहां से पास होगी? इसके फोकस से। यहां मान लेते हैं फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव है, एक रे यूं। ये दोनों रेस बेटा कैसी हो गई? डाइवर्जिंग इन नेचर हो गई। कहां मिलेंगी? पीछे कहीं मिलेंगी। डाइवर्जिंग इन नेचर कहां मिलेंगी? पीछे कहीं। इनको मिलाते हैं, आ जाइए। यहां कहीं दोनों रेस मीट की, यहां बनी फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। काफी कुछ देखने में माइक्रोस्कोप जैसा ही दिख रहा है ना? ये दोनों रेस डाइवर्जिंग हो गई, कहां मीट की? पीछे जाके वहां पे। यहां से आप देख रहे हो। ठीक, तो ये पूरी कहानी हुई। चलो ये समझ में आया? क्या बोल रहे हो? व्हाट इफ राइट मोस्ट वाला एफ ई। हाँ बेटा ये एफ ई होगा, सॉरी। हाँ अब बताओ, ये समझ में आया? हाँ जी। चलो अब क्या तुम मुझे इसमें अल्फा और बीटा मार्क करके दिखा सकते हो? क्या आप इसमें मुझे अल्फा और बीटा मार्क करके दिखा सकते हैं? एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
अल्फा बेटा यहाँ पे प्री डिफाइंड नहीं होगा, सोचो जरा, यहाँ अल्फा एट कैपिटल एट डी थोड़ी ना, यहाँ तो अल्फा जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां से डिफाइंड है ना। हाँ, अब बताओ क्या इसमें अल्फा और बीटा बता सकते हो? अल्फा कहाँ है? अल्फा जो ऑब्जेक्ट को आप सीधा सीधा देख रहे हो, अल्फा विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। तो बेटा यहां ऑब्जेक्ट है, अगर आप यहां से देखते भाई ऑब्जेक्ट को यहीं से तो देखोगे, अगर ये ना होता, पूरा अरेंजमेंट ना होता, अगर ये पूरा अरेंजमेंट ना होता तो ऑब्जेक्ट को आप कहां से देखते? यहीं से खड़े होकर देखते। मान लो हाथ में आपके टेलीस्कोप नहीं है, टेलीस्कोप को हटा दिया, अब आप ऑब्जेक्ट को ऐसे ही तो खड़े होकर देखोगे यूं। तो बेटा अल्फा कहां पे दिख रहा है? अल्फा आपको दिख रहा है ये, दिस इज अल्फा, ये रहा अल्फा। अगर ये पूरा टेलीस्कोप ना हो, इस अरेंजमेंट को उठा के बाहर फेंको, इस अरेंजमेंट को उठा के बाहर फेंको, अब आप ऑब्जेक्ट को देखोगे ऐसे ही तो देखोगे। तो बेटा ये एंगल क्या हुआ? अल्फा हुआ। अच्छा, क्या हम लोग इसको भी अल्फा बोल सकते हैं? बिल्कुल, ये अल्फा तो ये अल्फा बेटा, ये अल्फा तो ये अल्फा एंगल, ठीक है। ये अल्फा तो ये अल्फा। और बेटा बीटा एंगल कहां है जरा बताना? वेयर इज बीटा? वेयर इज बीटा? बीटा क्या था? विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ऑन द आई। तो बेटा ये रहा बीटा एंगल, ये रहा बीटा। अल्फा और बीटा दोनों मिल गए, अब आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। चलो कुछ और चीजें समझते हैं। रेस कहां से आई? इंफिनिटी से आई। कहां मिली? फोकस पे मिली। तो बेटा ये डिस्टेंस कितना हुआ? रेस इंफिनिटी से आई, कहां मिली? फोकस पे। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एफओ के बराबर। और बेटा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? ये डिस्टेंस कितना होगा? बताओ क्या लिख सकते हैं? दूसरे वाला डिस्टेंस क्या होगा? वीओ होगा। बेटा एफ होगा ना, इस बार तो फाइनल इमेज फोकस पे ही बन रही है, तो वीओ क्यों लिखें? इस बार तो इमेज, पहली इमेज कहां बन रही है? फोकस पे, तो वीओ भी लिख सकते हो, बट वीओ की वैल्यू ही किसके बराबर है? एफओ के बराबर है। इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव इज फोकस। ये कितना होगा दूसरा वाला? यूई। बहुत बढ़िया, दूसरा वाला लिख लिया मैंने यूई। चलो बेटा अब काम आ गया अल्फा और बीटा को निकालने का। आपको पता है अल्फा और बीटा स्मॉल होते हैं, तो अल्फा और बीटा को हम लोग टैन अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, ये सब बातें भी समझ में आती होंगी। टैन अल्फा यही निकाल लेते हैं अल्फा और बीटा। अच्छा तो हाँ चलो, टैन अल्फा विच इज नियरली इक्वल टू अल्फा विल बी इक्वल टू, बताएं अल्फा क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया? ए डैश बी डैश अपॉन बेस कितना हो जाएगा? एफ ओ। टैन अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बेटा टैन बीटा कितना हो जाएगा? नियरली इक्वल टू, टैन बीटा कितना हो जाएगा? नियरली इक्वल टू बीटा। बेटा बीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ए डैश बी डैश, और बेस कितना है? यूई। टैन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए डैश बी डैश अपॉन यूई। क्लियर? अल्फा इज नॉट स्मॉल। व्हाई नॉट स्मॉल? आप यहां से चांद को देखते हो, क्या आपको ऐसे गर्दन करनी पड़ती है चांद देखने के लिए? ऐसे बाहर देखते रहो, ऐसे सामने से चांद ऐसे दिख जाता है। अच्छा, ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ, ए डैश बी डैश अपॉन यूई। अब बेटा इसके बाद आप बताओ व्हाट विल बी बीटा अपॉन अल्फा? अब आप बताओ व्हाट विल बी बीटा अपॉन अल्फा? अब मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन क्या होगा? बीटा बाई अल्फा। बीटा कितना है? ए डैश बी डैश बाई यूई, और अल्फा कितना है? ए डैश बी डैश बाई एफ ओ। ये कैंसिल, कितना आ गया? एफ ओ बाई यूई। खत्म, एफ ओ बाई यूई।
तो इसका जनरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या मिला हमें, m इज इक्वल्स टू FO बाई। बेटा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप भी बता दो यहीं पे। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप भी डिफाइन कर दीजिए आप यहीं से। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितनी होगी, FO प्लस UE, ये हो गई लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, FO प्लस UE। यही हो FO प्लस UE, खत्म। मैग्निफिकेशन क्या है, FO बाई UE, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप मॉड FO प्लस मॉड UE। अच्छा, अब बेटा इसमें हम केसेस बनाना स्टार्ट करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला क्या है, पहले जनरल फॉर्मूला पकड़ लो। जनरल फॉर्मूला क्या आया है, FO बाई UE। अब बेटा इसका केस बनाएंगे हम, केस 1, व्हेन फाइनल इमेज, जैसे बोल लो केस 1 याद है, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। बेटा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होता है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट D, when final image is formed at D, तब बनता है हमारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अच्छा, फाइनल इमेज कौन बना रहा है, आईपीस बना रहा है, तो हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस कितना होगा, -D। यहां से देखो, इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस -D, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस को बेटा क्या लिख लें, -UE, सही है ना। ये सब किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, आईपीस के लिए। और फोकल लेंथ बेटा कितनी हो जाएगी, FE। ये सब हम लोग आईपीस के लिए लिख रहे हैं। फाइनल इमेज कहां बन जाए, -D पे बन जाए। यहाँ D क्या है बेटा, D है यहाँ पे आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना, क्लियर। D क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। ठीक है, क्या कर रहे हो सर, बेटा घर की सफाई बहुत ज़रूरी होता है बेटा, घर साफ करना, कॉकरोचेस को हटाना घर से, यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन ऑल द कॉकरोचेस फ्रॉम हाउस, ठीक। हाँ, अब बेटा यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f की जगह FE, 1/v की जगह -D, माइनस 1/u की जगह -UE, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो बेटा 1/FE इज इक्वल्स टू -1/D प्लस 1/UE। यहां से बेटा 1/UE किसके बराबर हो जाएगा, यहां से बेटा 1/UE किसके बराबर हो जाएगा, 1/UE इज इक्वल्स टू 1/FE प्लस 1/D, ये हो जाएगा 1/FE प्लस 1/D। अब इसके बताओ मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, क्या है, FO/UE है। मैग्निफिकेशन क्या है, FO/UE, यही यूज करते हैं। मैग्निफिकेशन इज FO/UE, और मेरे पास क्या आया है, 1/UE 1/FE प्लस 1/D।
तो 1/UE की वैल्यू हो गई मेरे पास, 1/UE की वैल्यू पुट कर दो, क्या है 1/FE प्लस 1/D। ठीक है, अब देखो एक काम करेंगे हम, FO यहां से FE कॉमन लेके बाहर लेंगे, तो यहां से FE कॉमन ले लिया, 1 बचा। अब यहां FE था ही नहीं तो कॉमन कैसे लिया, एक काम करते हैं ऐसे लिख दें, चलेगा। देखो जरा वापस मल्टीप्लाई करके, FE को अंदर भेजो 1/FE, यहां अंदर भेजो FE कैंसिल 1/D, FE अंदर भेजो 1/FE, FE कैंसिल 1/D। ये बेटा हो गया मैग्निफिकेशन, कैसा, मैक्सिमम। कैसा हो गया, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ठीक, ये कब होगा बेटा, फाइनल इमेज जब कहां हो, डी पे। इसमें एक इश्यू होता था अगर आपको याद हो तो, स्ट्रेन्ड आइज वाला। अब दूसरा केस ये याद कर लो, FO/FE 1 प्लस FE/D, जनरल मैग्निफिकेशन फॉर्मूला FO/UE। जब फाइनल इमेज कहां बन रही हो, डी पे या मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, FO/FE 1 प्लस FE/D। बेटा केस टू क्या, मिनिमम मैग्निफिकेशन कह सकते हो, मिनिमम मैग्निफिकेशन बोल सकते हो, या इसी को आप क्या बोल सकते हो, नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको, कि नॉर्मली इंसान क्या चाहता है कि रिलैक्स आई से देखें, नॉर्मल एडजस्टमेंट, या इसी को आप क्या बोलते थे, रिलैक्स्ड आई, है ना। नॉर्मली इंसान क्या चाहता है कि हम रिलैक्स्ड आई से देखें। बेटा ये कब होता है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, when final image is formed at infinity। और फाइनल इमेज कौन बनाता है बेटा, आईपीस बनाता है। ये जो फाइनल इमेज बन रही है वो कहां बनेगी, -∞। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, -UE, फोकल लेंथ कितनी है, FE। ठीक है, आईपीस के लिए तो हम लोग बोलेंगे 1/F इज इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U। F की जगह FE, 1/V, फाइनल इमेज कहाँ है, -∞, माइनस 1/U, तो -UE रखो कितना हो जाएगा, +1/U हो जाएगा। यहाँ -UE रखोगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 1/UE इज इक्वल्स टू 1/FE। इसका मतलब UE की वैल्यू किसके बराबर है, FE के बराबर है। तो बेटा इस केस में मैग्निफिकेशन कितना होगा, जनरल मैग्निफिकेशन FO/UE था, अभी मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा बेटा, FO हो जाएगा, FO/FE। ये मिनिमम मैग्निफिकेशन भी कह सकते हो या नॉर्मल मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हो, नॉर्मल एडजस्टमेंट या रिलैक्स्ड। क्लियर, यहां पे पॉजिटिव, हाँ यहाँ नेगेटिव भी होना चाहिए था, आई एग्री विथ यू। कहां पे पॉजिटिव बोल रहे हो, ये बेटा u की वैल्यू -UE, यहाँ पे वैसे माइनस होना चाहिए, फाइनल इमेज इन्वर्टेड है, बट मैंने आपको ये माइक्रोस्कोप के लेक्चर में बताया था कि हमें इस बात से फर्क पड़ता है कितने गुना इमेज बड़ी है। यहाँ माइनस, यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं फाइनल इमेज, तो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया एस्ट्रोनॉमिकल में कैसी बनती है, इन्वर्टेड मिलती है। तो मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला हो गया मेरे पास FO/UE। जब फाइनल इमेज D पे बन रही है तब FO/FE 1 प्लस FE/D, और जब फाइनल इमेज हमारी कहां बन रही है, रिलैक्स्ड आई के लिए देख रहे हैं इन्फिनिटी पे, तो FO/FE। हाँ खत्म डेरिवेशन, ये रहा। मैग्नीफाइंग पावर कितनी है, FO/UE, ये जनरल मैग्नीफाइंग पावर FO/UE। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब मिलेगा, जब फाइनल इमेज कहां पे हो, D पे, आईपीस बना रहा हो, तब कितनी है, FO/FE 1 प्लस FE/D। ठीक है, और मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगी, जब फाइनल इमेज कहां बन रही हो, -∞ पे, FO/FE। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना है, FO प्लस UE। क्लियर, पावर ऑफ लेंस बेटा मैं बता चुका हूं, अब फिर से थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। एक बच्चा कह रहा है पावर ऑफ लेंस का पढ़ाओगे, बेटा छोड़ दिया आपने, पीछे छूट गया आपका टॉपिक।
सवाल कहाँ है? बस बेटा सवाल आने वाला है। चलो सवाल करते हैं। सवाल, द सम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ टू लेंस ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज 105 सेंटीमीटर. द फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस इज 20 टाइम्स दैट ऑफ द अदर. Determine the total magnification of the telescope when the final image is formed at D. चलिए बताएं, चलिए बताएं. Attack. The sum of focal lengths of two lenses of a refracting telescope is 105 सेंटीमीटर. The sum of focal lengths of two lenses कितनी है? 105, यानी FO प्लस FE की वैल्यू कितनी है? 105 है. The focal length of one lens is 20 times that of the other. क्या है? Focal length of one lens is 20 times that of the other. बेटा किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी? डेफिनेट सी बात है, ऑब्जेक्टिव की ज्यादा होगी. ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है तो डेफिनेटली सेकंड स्टेटमेंट ये मीन कर रही होगी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 20 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस इज 20 टाइम्स दैट ऑफ द अदर. तो भाई ऑब्जेक्टिव की तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी. कितनी? 20 गुना, है ना. यहाँ पे हम रख सकते हैं. पहले देख लें क्या निकालना है. डिटरमाइन द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी. व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी. बेटा इस टाइम मैग्निफिकेशन क्या होती है? FO बाई FE 1 प्लस FE बाई D. तो एक तरह से हमको FO FE इन सब की वैल्यू चाहिए, है ना. D तो पता है. तो बेटा FO इज इक्वल्स टू 20 FE यहां पे चिपका दो. कितना हो गया? 21 FE इज इक्वल्स टू 105. यहां से FE कितना हो जाएगा? 105 अपॉन 21, सीधा 5 से कट रहा है. 21 5 सा, तो FE मिल गया 5. बेटा FO कितना हो जाएगा? FO इज 20 टाइम्स ऑफ FE. 20 इंटू 5 कितना हो गया? 100. खत्म. अब मैग्निफिकेशन M इज इक्वल्स टू FO बाई FE 1 प्लस FE बाई D. FO बाई FE देखो यहाँ से FO बाई FE 20 हो गया, यहीं से देख लो, है ना. 100 है, ये 5 है. 100 बटे 5 20. यहाँ से देख लो FO बाई FE कितना आ रहा है? 20. 1 प्लस FE कितना है? 5. 1 प्लस FE बाई D कितना है? 25. 5 5 5 25. 20 इंटू 1 प्लस 1 बाई 5. तो 20 इंटू एलसीएम कितना हो गया? 5. 5 प्लस 1 6. 5 4 ज़ा 20 कितना आया? 24. एक्चुअल -24 होना चाहिए क्योंकि उल्टी इमेज बनती है, बट न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 24. आ गया सभी का? नेक्स्ट. क्लियर? नेक्स्ट सवाल. अच्छा पहले ये बताओ, फाइंड द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट. नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब फाइनल इमेज एट इंफिनिटी. फाइंड द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी फाइनल इमेज एट इंफिनिटी. बताओ. फाइनल इमेज एट इंफिनिटी. FO प्लस FE सभी को समझ में आ गया है. अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है बेटा, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पे बनेगी तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? FE के बराबर. और ये तो ऑलरेडी क्या था? FO के बराबर. तो लेंथ कितना हो जाएगा? FO प्लस FE. क्लियर? FO प्लस FE.
अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनी तो, है ना। इन्फिनिटी कब बनेगी, जब पैरेलल रेस निकल जाए। नेक्स्ट, the magnifying power of an astronomical telescope in the normal adjustment position is 100. The distance between the objective and the eyepiece is 101. Calculate the focal length of the objective and the eyepiece. चलो, the magnifying power of an astronomical telescope in the normal adjustment. in the normal adjustment यानी जब फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। इन दी नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी, तब मैग्नीफाइंग पावर कितनी है, 100। m इज इक्वल्स टू 100 जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे है। बेटा इन्फिनिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, FO बाई FE की वैल्यू 100 है। दूसरा, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस इज 101 सेंटीमीटर। इस समय पे डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस किसके बराबर होगा, FO प्लस FE के बराबर होगा। अभी आपने देखा इस टाइम पे ये जो डिस्टेंस है भाई, यहां इमेज बनेगी इसकी, इस टाइम पे ये कितना होगा, FO और ये कितना होगा, FE। तो डिस्टेंस बिटवीन FO एंड FE क्या है एक्चुअल में, FO प्लस FE की वैल्यू। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है इस टाइम ये। FO प्लस FE कितना दे रहा है, 101 सेंटीमीटर। कैलकुलेट दी फोकल लेंथ ऑफ दी ऑब्जेक्टिव, तो हलवा सवाल हो गया। FO इज इक्वल्स टू 100 FE, ये उठा के यहां रख दो, 100 FE प्लस FE इज इक्वल्स टू 101, ये हो गया 101 FE इज इक्वल्स टू 101, FE की वैल्यू हो गई 1, FE की वैल्यू 1, FO की वैल्यू 100। ठीक है, FE की वैल्यू 1, FO की वैल्यू इसकी 100 गुना यानी 100, तो FO हो गया 100, FE हो गया 1, 100,1 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। चलो, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज 100 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ आई पीस इज 5 सेंटीमीटर। इफ द फाइनल image is formed at least distance of distinct vision, find magnifying power of telescope and length of telescope। क्या है, the focal length of objective lens of refracting telescope is 100 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दे रखी है 100 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ आई पीस इज 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, फाइंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। बेटा मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो जाएगी, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इस टाइम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला FO बाई FE 1 प्लस FE बाई D, ये तो खट से निकल आएगा। FO बाई FE, FO कितना है 100, FE कितना है 5, 1 प्लस FE बाई D, FE कितना है 5, D कितना है 25, 5 20 ज़ा, ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 1 प्लस 1 बाई 5। बेटा एलसीएम हो गया 5, 5 प्लस 1 6, तो 20 इंटू 6/5, 5 4 ज़ा 20, कितना आया 24। अरे बाप रे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 24 24 24। यहाँ पे देखो सेंटीमीटर नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ, दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। अब लेंथ कितनी आ रही है आपकी, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। बेटा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, FO प्लस UE। मैं तो कहता हूं जब भी कंफ्यूज हो इसका डायग्राम बनाओ। ये सॉरी, ये क्या है सर, बीमार हो गया है तो ये
पैरेलल रेज आती हैं यहाँ, ये है ना। तो खैर ये कितना हुआ बेटा, FO हो जाएगा, और ये कितना होगा, UE हो जाएगा। इस बार फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे तो बन नहीं रही है, तो UE है ना। FO तो पता है, UE निकालना पड़ेगा बेटा हम लोग को। हमें पता है फाइनल इमेज कहाँ बनी है, एट D बनी है, तो अपन UE निकाल सकते हैं। V इज इक्वल्स टू माइनस D, U इज इक्वल्स टू माइनस UE, F इज इक्वल्स टू FE। आई पीस की बात की मैंने, ठीक है ना। किसकी बात की, आई पीस की। V कहाँ है, माइनस D पे है, U कहाँ है, माइनस UE पे है, F कहाँ है, FE पे। बेटा यहां से 1/F इज इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U। F कितना रख दें, 1/FE इज इक्वल्स टू 1/V, V की जगह माइनस D माइनस 1/U, U की जगह माइनस UE रखोगे, प्लस 1/UE हो जाएगा, U की जगह माइनस UE प्लस 1/UE। यहाँ से देखो 1/UE इज इक्वल्स टू 1/FE प्लस 1/D। बेटा यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं आप, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 1/UE 1/FE। FE कितना निकला था हमारा, 5, FE दे रखा है 5, 1/5 प्लस 1/DD के लिए 25, कितना हो गया बेटा 25 और 5 एलसीएम हो जाएगा 25, 5 5 जा 25 और यहाँ 1, 6/25। बेटा यहाँ से UE कितना हो जाएगा 25/6, 25/6 कितना हो गया, 6 4 जा 24, 10, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 10, 6 1 जा 6, 40, 6 6 जा 36, 4.166 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, FO प्लस UE। FO कितना है 100 और UE कितना है 4.166, कितना आ गया 104.166 सेंटीमीटर, 104.66 सेंटीमीटर, यही है। कोई और तरीका भी था इसको करने का, कोई और तरीका भी था क्या, कोई और तरीका भी था, है ना। मेंटोस जिंदगी, वो थी आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। और क्या तरीका है बेटा, और तरीका क्या है, मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला बताओ, ये क्या है, जनरल फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, कितना है 24, जनरल फॉर्मूले पे तो लगेगा ही 24 इज इक्वल्स टू FO कितना है 100 अपॉन UE। यहां से UE की वैल्यू कितनी हो गई 100/24, किससे कटेगा 4 से, 4 25 जा 100, 4 6 जा 24। देखो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप FO कितना है मेरा 100 प्लस 4.166, 104.166 सेंटीमीटर आ गया। मेंटोस जिंदगी भाई, मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला आपको पता था, तो ये तो अप्लाई हो गई, जनरल मतलब ऑलवेज एप्लीकेबल। आपने वहां से मैग्निफिकेशन निकाल लिया है, यहां पे चिपका दिया उसको, खत्म। मेंटोस होता है पर वो कॉपीराइट लगा देंगे ना फिर, चलो लिख देते हैं, उन्हीं का प्रमोशन हो रहा है, ठीक है। सही है यार, ये बच्चा कह रहा है सही है यार, सही है यार, क्लियर। अच्छा अब बेटा क्या हुआ, देयर आर सम disadvantages of refracting telescope। There are some disadvantages of refracting telescope। क्या डिसएडवांटेजेस है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के, देखो समझो। टू ऑब्टेन a bright image, to obtain
a bright image, we need to obtain a bright image, high intensity, we need large number of incident rays from ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। फॉर दिस वी चूज ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज अपर्चर, for which we choose, for this we choose objective lens of large aperture। चलो ये तो अच्छी बात है, यहाँ तो बात समझ में आती है, बट लार्ज अपर्चर के साथ कुछ इश्यूज हैं, बट देयर आर some disadvantages of large aperture objective lens। नेक्स्ट पेज पे आइए, बात करें डिसएडवांटेजेस की। पहला पॉइंट यही लिख लेते हैं बेटा, क्या? स्फेरिकल एब्रिएशन। क्या दिक्कत है? ये लेंस है, फिर मैंने बताया कि अलग अलग तरह की रेज होती हैं, जो एक्सिस के पास आई उनको क्या बोलते हैं? पैरा एक्सियल रेज। ये कहाँ कन्वर्ज होती हैं? थोड़ी आगे जाके कन्वर्ज होती हैं। ये इनका फोकस ऑफ पैराएक्सियल रे। और जो एक्सिस से दूर आई इनको क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेज। ये कहाँ कन्वर्ज होती हैं बेटा? पास में। ये फोकस ऑफ मार्जिनल रेज। यानी जो रेज आएंगी ऑब्जेक्टिव से पास करने के बाद वो मल्टीपल इमेजेस बनाएंगी। जैसे हमने देखा था हमारे टेलीस्कोप में एक ही इमेज हम बना के मान रहे थे, ठीक है। अपने टेलीस्कोप में हम कितनी इमेज बना रहे हैं? हम तो मान रहे हैं कि एक ही इमेज बनी है। ये ऐसा नहीं होगा, कुछ रेज पैरेलल आएंगी, जो एक्सिस के पास होंगी वो एक जगह पे इमेज बनाएंगी, है ना, यहां बना ली। जो एक्सिस से दूर हुई वो यहां इमेज बना ली, है ना भाई। ऐसा थोड़ी ना कि दो ही रेज आ रही हैं। इतना बड़ा कॉन्वेक्स लेंस, इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव इसीलिए तो लिया है कि ढेर सारी रेस को कलेक्ट करे। तो हमने तो यहाँ दो रेस ली हैं अपनी सहूलियत के लिए, रे डायग्राम के लिए। रेस तो बहुत आएंगी, तो जो बेटा एक्सिस के पैरेलल होती जाएंगी वो दूर कन्वर्ज होंगी, जो एक्सिस से दूर होंगी वो पास कन्वर्ज होंगी, जो एक्सिस के पास होंगी वो दूर कन्वर्ज होती हैं, और जो एक्सिस से दूर होती हैं वो पास में कन्वर्ज होती हैं। तो क्या होगा कि एक इमेज की जगह यहां पे मल्टीपल इमेजेस बनेंगी। आप यहां से देखोगे उन इमेजेस की फिर से मल्टीपल इमेजेस बनेगी, तो आपको धुंधली इमेजेस दिखेंगी, है ना। यहां पे देखो कैसी रेज आई, मान लो 100 रेज आई। कितनी रेज? 100 रेज। दो रेज एक्सिस के बहुत पास आई, यहां कन्वर्ज हुई। दो रेज थोड़ी दूर आई, यहां कन्वर्ज हुई। दो रेज और दूर आई, यहां कन्वर्ज हुई। दो रेज और दूर आई, यहां कन्वर्ज। दो रेज और दूर, यहां कन्वर्ज। ढेर सारी इमेजेस बन के आ गई। जो दो रेज एक्सिस के सबसे पास थी वो सबसे दूर कन्वर्ज हुई, जो एक्सिस से थोड़ी दूर थी वो यहां कन्वर्ज हुई, जो एक्सिस से और दूर थी यहां कन्वर्ज हुई, जो बहुत दूर थी एक्सिस से यहां कन्वर्ज। ढेर सारी इमेजेस बनी हैं। अब वो सारी इमेजेस इसके लिए क्या बन गई? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसने उसकी और ढेर सारी इमेज बना दी, तो धुंधले नंबर ऑफ इमेजेस दिखेंगे। और कोई इमेज भी बहुत ब्राइट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सबकी इंटेंसिटी कम होगी। हर इमेज 2-2, 3-3, 4-4 रेज से बनी है। हम तो चाहते हैं 100 की 100 रेज एक ही जगह कन्वर्ज हो, बढ़िया इंटेंसिटी वाली इमेज दिखे। तो ये जो इशू क्रिएट हुआ है इसको बोलते हैं स्फेरिकल एब्रिएशन। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल एब्रिएशन। ठीक।
multiple images of object are formed. Multiple images of low intensity. Multiple images of low intensity of object are formed. दूसरा बेटा प्रॉब्लम क्या है बड़े कॉन्वेक्स लेंस का? दूसरा बेटा सिंपल सी बात है, बल्कि हो जाएगा। भाई लेंस है, मिरर होता तो भी सही होता। लेंस के पास क्या है, दो सरफेसेस हैं, और लेंस ऐसा तो है नहीं कि एक प्लेट है, दो सरफेस बन रहे हैं। इसकी जगह मिरर होता तो इसका वेट आधा हो जाता है ना। सो पहले बल्कि हो जाएगा। बल्कि का रीजन क्या है, लेंस हैज टू सरफेसेस, है ना। बेटर होता कि मिरर होता, बेटर इफ इट वॉज मिरर विथ वन सरफेस ओनली। लेंस का वेट डेफिनेटली मिरर से ज्यादा होगा, है ना, अगर बराबर का काम कर रहे हैं। तीसरी चीज बेटा कॉस्टली होगा, महंगा पड़ेगा। चौथी चीज बेटा मैन्युफैक्चरिंग के इसके चैलेंजेस होंगे। पांचवी चीज बेटा इसके नॉट मोबाइल, इधर उधर ले जाना इसको दिक्कत होगा। तो इस तरह के इश्यूज हम फेस करते हैं विथ लार्ज अपर्चर कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो बेटा इसका सॉल्यूशन क्या है इन सब का, व्हाट इज द सॉल्यूशन? प्रॉब्लम तो बता दी सर आपने, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है बेटा? बेटा इसका सॉल्यूशन है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो यहां से लेक्चर हम लोग कल उठाएंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप से, ठीक है। आज का छोटा लेक्चर आज खत्म कर रहे हैं, जल्दी हम देख रहे हो, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कल पढ़ेंगे, और हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, डिस्पर्जन की कहानी पढ़ेंगे कल, ठीक है। डिस्पर्जन का अपना टॉपिक बचा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली अपना परसों से या बहुत हुआ तो मंडे से इस बार वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। सो यहीं पे इस लेक्चर करते हैं समाप्त। डीपीपी अभी थोड़ी देर में मैं लगा दूंगा, या जब भी आएगी मैं लगा दूंगा, थोड़ी सी लेट हो सकती है। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।